जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं निशा सैनी स्टडी 24। इसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड विशेष की। पिछली वीडियो में आपने देखा, उसके बाद आज हम बात करेंगे विधानमंडल की। विधानमंडल को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उत्तराखंड के में विधानमंडल और सारी चीज़ें कैसे बनी और किस तरह से कार्य करती हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे कि विधानमंडल क्या है। राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। विधानमंडल के दो अंग हैं। दो अंग कौन कौन से हैं? राज्यपाल और विधानसभा। राज्यपाल और विधानसभा। अब जब राज्यपाल विधानमंडल का अंग है तो इसको हम समझ लेंगे कि राज्यपाल होता क्या है। लेकिन पहले उसके बाद आप इसको देखिए कि आपने पढ़ा होगा कैसे विधानसभा होती है और विधानमंडल होता है। और आप जब केंद्र लेवल पे देखेंगे, दिल्ली की आप बात करेंगे, केंद्र सरकार की बात करेंगे तो कहते हैं संसद। संसद किनसे बनती? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। अब यहाँ पर क्या आ गया है? राज्यपाल। राष्ट्रपति चीज़ों को साथ में लेकर के आएंगे और साथ में दोनों चीज़ों को आप जब कंपेयर करते रहेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी समझने के लिए। तो विधानमंडल कैसे बनता है? राज्यपाल और विधानसभा से, RV से, राज्यपाल और विधानसभा से। राज्यपाल को हम समझने की पहले कोशिश करेंगे, राज्यपाल क्या होता है, कि उसका कार्य कैसे चलता है। विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल होता है। जो विधानमंडल होती है उसमें सबसे ऊपर राज्यपाल होता है। राज्यपाल, उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राज्यपाल जो होता है, जैसे राष्ट्रपति के सारे कानून पर हस्ताक्षर करता है, उसी तरह राज्यपाल सारे कानून पर हस्ताक्षर करते हैं। उसके कानून के हस्ताक्षर के बिना कोई कानून बन नहीं सकता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करता है, आश्वासन करता है और विघटन करता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है, वह सदन का सत्र शुरू करने पर पदन में अभिभाषण करता है, बजट रखवाता है, साक्ष्यों की निहारता का और निश्चितता करता है, विधायकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखता है तथा विशेष परिस्थितियों में जब सदन सत्र में न हो अध्यादेश जारी करता है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, अध्यादेश जारी करता है। ये सभी राज्यपाल के विधायी कार्य हैं। अगर कहा जाए कि ये राज्यपाल के कौन से कार्य होते हैं तो ये विधायी कार्य होते हैं। क्यों? क्योंकि विधानसभा के द्वारा, विधानसभा जिसको बोलते हैं विधानमंडल से जो राज्यपाल कार्य करता है उनको विधायी कार्य बोलते हैं। ये अध्यादेश जो होता है साथियों, इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके समझ लीजिए कि अध्यादेश की जो बात की जाती है ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर के आते हैं। अध्यादेश के एग्जाम्पल आप एक दो कमेंट में बताइए, किस आधार पे आप समझते हैं अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश हम बता देते हैं कि जैसे 3 तलाक का कानून लेकर के आई थी केंद्र सरकार, उसी तरह से राज्य सरकार में जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर आते हैं केंद्र सरकार में, उसी तरह से राज्य में अध्यादेश लेकर के आते हैं राज्यपाल। इसको आप समझ लें। उसके बाद हम आप बात करेंगे विधानसभा की। आखिर विधानसभा होता क्या है, उसमें कार्य कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। विधानसभा की जब आप बात करेंगे तो विधानसभा को पहले टिक कर लीजिए। विधानसभा जो दूसरा टॉपिक है, विधानमंडल में विधानसभा और राज्यपाल को आपने देख लिया। विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य के वयस्क मताधिकारियों द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसी अनुच्छेद के तहत व्यवस्था है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सबसे कम 60 सदस्य हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो का सदस्य होंगे, अधिक से अधिक जो होंगे वो 400 होंगे और कम से कम 60। विधानसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क 18 वर्ष के ऊपर के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रीति के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा विधानसभा का चुनाव होता है जब आपके यहाँ पर विधायक लोग वोट मांगने आते हैं, प्रत्याशी लोग, तो वो विधानसभा का ही चुनाव होता है। उसी आधार पर सारी चीज़ें बनती हैं। अब इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बताता है। अनुच्छेद 170 में क्या कहना है कि अनुच्छेद 173 में सदस्यता के लिए निर्धारताएं क्या होती हैं? योग्यताएं वही हैं जो लोकसभा के लिए हैं, जो लोकसभा के लिए निर्धारित की गई हैं। वह भारत का नागरिक हो। पहली शर्त क्या है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त है 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारतीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद कार्यरत न करता हो, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राज्य विधानसभा तथा सदस्य के चुनाव के अयोग्य न हो।
इसको हम थोड़ा सा रेजर से साफ कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट बनेंगे आपके। इसमें आ जाता है विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद पद ग्रहण करने के बाद से पूर्व राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेता है। किस सूची के अनुसार? तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेता है। दूसरा पॉइंट है कि सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के में परिवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई दी जा सकती है। जिस तरह से लोकसभा की उसी तरह विधानसभा की। पहले तो 5 साल का कार्यकाल तय होता है, 5 साल पे आप देखते हैं चुनाव होता है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आती है, उद्घोषणा होती है, तो हर वर्ष 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि आपातकाल के समाप्त होने के 6 माह के से अधिक समय के बाद जारी नहीं की जा सकती। अब जैसे आप ये समझिए क्या कह रहे हैं कि जैसे अभी आपातकाल लगा, आज अगर अभी इस महीने में अगर ख़त्म होना था कार्यकाल, आपातकाल लगाया गया तो 1 साल के लिए बढ़ गया। अब आपातकाल जैसे हट चुका है, तो आपातकाल हटने के बाद अधिकतम सिर्फ 6 महीने तक वो व्यवस्था बनी रहेगी विधानसभा की। उसके बाद उसको भंग करना ही पड़ेगा, उसके बाद चुनाव होंगे ही होंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, विधानसभा का विघटन उसके 5 वर्ष पूरे होने से पर ही किया जा सकता है। इसका नाम विघटन मंत्रिपरिषद की सलाह पर और राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने से की स्थिति में विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। अब ये कह रहे हैं कि विधानसभा को विघटित कब किया जा सकता है? पहला तो जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तब होगा, या फिर उसका विघटन तब होगा जब मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाए। जब उसके पास एक तरह से मानिए कि किसी भी पार्टी के पास जब पूरा समर्थन नहीं होता है, मंत्रिपरिषद का समर्थन नहीं होता है, लोगों का समर्थन नहीं होता है, जितनी सीटें बहुमत के लिए चाहिए वो नहीं होती हैं, तो सरकार गिराई जा सकती है। आपने देखा कई जगह पर अभी राज्यों में हुआ है, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें चाहे बिहार की बात करें, जहाँ पर उन्होंने अपना समर्थन खोया और सरकार गिरा दी गई। उसी आधार पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि जो विधानसभा में बैठक की घटपूर्ति के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। कितने सदस्यों की? 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह संख्या किसी भी हालत में 20 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 20 से तो कम होनी ही नहीं चाहिए, और ज़रूरी है कि 1/2 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है, तथा किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। कितने माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह से कम का समय, अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। और साल में कम से कम 2, 6 12 महीने हो जाएंगे। अगर मिनिमम होंगी तो 2 होंगी कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाई जा सकती हैं। विशेष परिस्थितियों में विधानसभा का विशेष सत्र भी राज्यपाल द्वारा बुलाया जा सकता है। आप देखेंगे विशेष सत्र कब बुलाया जाता है? जब विशेष परिस्थितियाँ होती हैं। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा ही विशेष सत्र को बुलाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार 1 से 78, इसको याद करिए, विधानसभा के सदस्यों अपने में से किसी एक सदस्य का अध्यक्ष तथा अन्य उपाध्यक्ष चुनते हैं। विधानसभा भंग होने पर अध्यक्ष अगली नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन होने तक अपने पद पर बना रहता है। कब तक बना रहता है? जब तक नई विधानसभा न बन जाए, नई सरकार न बन जाए, तब तक अपने पद पर वो बना रह सकता है। विधानसभा भंग, विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतः 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है, किंतु इसके पहले उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ देता है। जो उपाध्यक्ष होता है वो उसके पहले पद छोड़ देता है। यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहे तो भी उपाध्यक्ष का पद त्यागना पड़ता है। इसके अलावा विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा भी अध्यक्ष को अपदस्थ किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव द्वारा। परंतु ऐसा वास्तव में ऐसा प्रस्ताव पेश करने के से पूर्व अध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचना देनी अनिवार्य है। जैसे आपको अगर उन्हें हटाना है तो उनको 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, और आप तभी कर सकते हैं जब वर्तमान समय के 2/3 बहुमत आपके पास हो, तब वो सारी चीज़ें बहुमत किया जा सकता है, जब बहुमत का प्रस्ताव आएगा। जब अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, परंतु उसमें भाग लेने और मत देने का पूर्ण अधिकार होता है। इस बात को आप समझिए। विधानसभा का अध्यक्ष वही कार्य करता है जो लोकसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा का अध्यक्ष क्या कार्य करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष कार्य करता है वही विधानसभा का अध्यक्ष भी
कार्य करता है, उसकी कार्यप्रणाली वही होती है। विधानसभा सदस्यों की संख्या, इस पर हम डिस्कस करेंगे कि गठन से पूर्व राज्य की विधानसभा में कुल 22 तथा विधानसभा परिषद में 9 सीटें थीं। गठोपरांत 5 नवंबर 2001 को संपन्न परिसीमन के बाद विधानसभा अध्यक्षों की संख्या कितनी हो गई? 70 हो गई। फरवरी 2008 में पुनः क्षेत्र परिसीमन किया गया। राज्य की विधानसभा में कुल 70 सीटों में से आरक्षित सीटों की संख्या 15 है, जिसमें 13 SC 2 + ST हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं चरकाता, जो देहरादून से है, और एवं नानकमता, जो उधम सिंह नगर से हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अंतरिम विधानसभा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अंतरिम विधानसभा और इसके बारे में जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की सदस्यता की व्यवस्था की गई। इन 31 विधायकों में से 32 सदस्य 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुने गए थे। कौन थे लोग? जो 31 विधायकों में से 22 सदस्य थे 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुने गए थे। दूसरा पॉइंट है, जबकि 9 उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे अंतरिम विधानसभा के गठन के ठीक पहले विधानसभा परिषद में 9 सदस्यों में से एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण गठन के समय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 8 रह गई थी। अतः अंतरिम विधानसभा का गठन 30 विधायकों ने किया गया था। जो अंतरिम विधानसभा का गठन था वो 30 विधायकों के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। जो भाजपा का बहुमत होने के कारण 9 नवंबर 2000 को उसी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। जो सरकार का गठन हुआ था किसके कार्यकाल में हुआ? भाजपा के कार्यकाल में किया गया था। सुरजीत सिंह बरनाला ने नित्यानंद स्वामी को राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। किसने दिलाई थी? ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। अंतिम मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री तथा 4 राज्य मंत्री थे। कितने कैबिनेट मंत्री? 9 कैबिनेट मंत्री तथा 4 राज्य मंत्री उसमें उपस्थित थे। गठन के ठीक बाद सपा के में एक विधायक मुन्ना सिंह चौरसिया और ने पार्टी छोड़कर उत्तराखंड जनवादी पार्टी का गठन कर लेने के कारण सपा विधायकों की संख्या 2 रह गई थी। विपक्ष के नेता दलों के बराबर होने के कारण अंतरिम विधानसभा में कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं बन सका। नित्यानंद स्वामी के त्यागपत्र देने के बाद 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बने और 2 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे। कोश्यारी के अंतरिम मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री थे। अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत बनाए गए थे और प्रथम सत्र 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ था। ये इसको आपने समझा। अब इसके बाद हम ये बात करेंगे कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा थी उसमें कैसे सारी चीज़ें हुई और क्या क्या सारी चीज़ें थी। जो प्रथम राज्य के में विधानसभा थी इसको हम देखेंगे। राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुआ था, जिसमें कुल 54.34% मतदान हुआ था। कितना मतदान हुआ था? 54.34% मतदान हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस को 36%, भाजपा को 29 भाजपा को 19 और बसपा को 7, उत्क्रांत को 4, रंगकोपा को 1, 3 सीटें निर्दलीय विधायकों को मिली थीं। इस आधार पर सीटें बटी थीं। बाद में 1 रंगकापा और 2 निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 हो गई थी। 2 मार्च 2002 को कांग्रेस के सांसद नारायण सिंह दत्त तिवारी ने राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था उत्तराखंड का, तो कांग्रेस पार्टी के कौन थे? सांसद नारायण दत्त तिवारी। बाद में रामनगर विधानसभा सीट में विधायक चुने गए थे। इस विधानसभा में केवल 4 महिलाएं, 2 कांग्रेस 2 भाजपा से प्रतिनिधित्व करती थीं। यशपाल आर्य को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। उस समय किसको अध्यक्ष बनाया गया? यशपाल आर्य को। अब दूसरी विधानसभा के बारे में हम बात कर लेंगे कि दूसरी विधानसभा में क्या सारी चीज़ें बनी और कौन आया।
राज्य की दूसरी विधानसभा के लिए आम चुनाव 21 फरवरी 2007 को संपन्न हुआ। जो चुनाव था कब हुआ? 21 फरवरी 2007 को जो दूसरा चुनाव हुआ तब हुआ। इसमें कुल 63% मतदान हुआ। चुनाव में भाजपा को 36, कांग्रेस को 20, बसपा को 8, उत्क्रांत को 3 एवं निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 3 सीटें मिली थी। इसमें भी केवल 4 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। 8 मार्च 2007 को भाजपा के भुवन चंद्र खंडूरी राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? हरबंस कपूर थे। जो विधानसभा अध्यक्ष चुने गए भाजपा के कार्यकाल में हरबंस कपूर। पहली कांग्रेस, दूसरी भाजपा की सीट मिली। खंडूरी के इस्तीफा देने के बाद 25 जून 2009 को खंडूरी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इस पद से 2 वर्ष 2 माह 18 दिन रहे। ये तीसरे विधायक थे। अब तीसरे साल ये मुख्यमंत्री बने। 11 सितंबर 2021 को खंडूरी पुनः मुख्यमंत्री बने और 13 मार्च 2022 को शपथ ले रहे थे। वो फिर से बने मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार बनी और खंडूरी ही मंत्री रहे। इसके आगे हम बात करेंगे तृतीय निर्वाचित विधानसभा। तृतीय निर्वाचित विधानसभा में क्या हुआ इसको हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। तृतीय विधानसभा के लिए मतदान 30 जनवरी 2012 को हुए थे। इसमें कुल मिलाकर 67.70% मतदान हुआ था। इस चुनाव में भाजपा को 31, कांग्रेस को 32, बसपा को 3, उत्क्रांत को 1 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली थी। इस बार 5 महिलाएं विधानसभा में चुन करके आई थी। कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। 13 मार्च 2012 को कांग्रेस सांसद विजय गहुगुड़ा राज्य के 7वें मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आंतरिक सकला के कारण 31 जनवरी 2014 को गहुगुड़ा के इस्तीफा दे दिया और 1 फरवरी को श्री हरीश रावत राज्य 8वें मुख्यमंत्री बने थे। इस तरह से आपने देखा 3 जो विधानसभाओं के चुनाव हुए थे वो इसमें कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जो सारी चीज़ें हुई। इसमें क्या हुआ था? 3 उपचुनावों के बाद मार्च 2015 में कांग्रेस 36 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत में सरकार में आ चुकी थी। 2015 में कांग्रेस 36 विधायकों के साथ आ गई। फिर 27 मार्च 11 मई 2016 तक 46 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा। 12 मई 2016 को रावत फिर मुख्यमंत्री बने। राष्ट्रपति शासन कब लगा? 2016 में जो लगा था 46 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों ये जो चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा थी इसकी किस तरह से रूपरेखा प्रस्तुत हुई थी और किस आधार पर सारी चीज़ें हुई थी उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आप देखेंगे तो राज्य की चतुर्थ विधानसभा के लिए चुनाव 15 जनवरी 9 मार्च 2017 को, चुनाव परिणाम 11 मार्च 2017 को आए। राज्य की कुल विधानसभा सीटें कितनी थी? 70 सीटों में से 57 भाजपा जीत गई, 11 कांग्रेस व 2 सीटें निर्दलीयों को प्राप्त हुई। यहाँ पर भाजपा को बहुत बड़ी बढ़त मिली। भाजपा को 46% मतदान मिला, कांग्रेस को 33% मत मिले। पूर्व की तरह इस बार भी 5 महिलाएं, 3 भाजपा 2 कांग्रेस से चुनी गईं। 18 मार्च 2017 को खैरागढ़, पौड़ी और त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री के साथ 9 मंत्री बने, जिनमें 7 कैबिनेट के मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थे की शपथ हुई। 22 मार्च 2017 को प्रेमचंद अग्रवाल को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। इस बार किसको चुना गया? विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। अभी तक तो हमने बात कर ली थी जो विधानसभाएं थी, चतुर्थ विधानसभा जो गठित हुई थी, जो बनाई गई थी उसके बारे में। अब हम बात कर लेंगे जो समितियां थीं, समितियों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। विधानसभा के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती हैं कि वह प्रत्येक मामले पर गहनता से विचार कर सके, अतः इसमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था है। ये समितियां अपने विषयों पर गहनता से विचार करती हैं। कौन कौन सी प्रमुख समितियां इस प्रकार हैं? प्रत्यायोजित विधि निर्माण समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति, निगम समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, आवास समिति आदि। ये समितियां जो हैं ये आपको साथियों याद कर लेनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समितियां हैं जो राज्य में कार्य करती हैं। नेता विरोधी दल, इसको हम समझ लेंगे। अब नेता विरोधी दल क्या है कि राज्य विधानसभा द्वारा सभा के द्विसदनीय सबसे बड़ी पार्टी जो होगी वो सरकार में सम्मिलित ना हो और के नेता के विरोधी दल नेता के रूप में मान्यता देते हुए राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं दी जाती हैं। उन्हें एक पृथक कार्यालय
वेतन एवं भत्ता, सुसज्जित आवास आदि की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अंतरिम उन्हें वाहन भत्ता और कार्य हेतु अपेक्षित कर्मचारियों की सुविधाएं भी दी जाती हैं। जो नेता दल विरोधी होता है उसको भी ये सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे मंत्रियों को प्राप्त होती हैं या अन्य मंत्रियों को प्राप्त होती हैं उसी आधार पर। अब सचिवालय को हम समझ लेंगे। सचिवालय क्या है कि यह विधानसभा का अपना सचिवालय है। इसकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के अन्य मंत्री सचिवालयों और सचिवों से पूर्णतः स्वतंत्र है। सचिवालय को विभिन्न अनुभागों में विभक्त किया जाता है, जो कि सदनीय, लेखा, कार्यवाही तथा अन्य गठित समितियों का कामकाज देखते हैं। अब इसमें ये देखिए कि संसद में प्रतिनिधित्व क्या है। हमारी जो उत्तराखंड है लोकसभा विधानसभा है, यहाँ पर इसमें संसद में इनका प्रतिनिधित्व क्या है, किस आधार पर प्रतिनिधित्व होता है। राज्य में लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 3 सीटें हैं। लोकसभा क्षेत्र इस प्रकार है। उसके लोकसभा क्षेत्र को हम समझ लेंगे कि अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार। ये जो 5 सीटें हैं ये लोकसभा की सीटें हैं। 2008 के परिसीमन के अनुसार प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 14 सीटें हैं। अल्मोड़ा की सीट आज तक के लिए सुरक्षित है। आप इस तरह देखिए कि संसद में जो प्रतिनिधित्व है यहाँ का उत्तराखंड का 5 लोकसभा की सीटें हैं और 4 राज्यसभा की सीटें। और 2008 में जो परिसीमन आयोग हुआ था उसके आधार पर प्रत्येक लोकसभा में 14 सीटें विधानसभा की निश्चित की गई हैं। साथियों, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने इन सारी मुद्दों की बात की और विधानमंडल जिसमें सारी चीज़ें थीं इसको हमने समझने की कोशिश की। विधानमंडल को हमने पूरी तरह से समझा कि राज्यपाल क्या है, राज्यपाल की सारे कार्य कैसे होते हैं उसको देखा, और विधानसभा फिर उनके जो विधानसभा की जो अंतरिम सरकारें थीं उसको देखा। अंतरिम सरकार के बाद हमने उनमें सारी चीज़ें समझने की कोशिश की। उसके बाद आपने देखा कि जो भी सरकारें हुई थी राज्य में, यहाँ पर पहली सरकार निर्वाचित सरकार, प्रथम निर्वाचित सरकार, दूसरी निर्वाचित सरकार, तीसरी निर्वाचित सरकार जो विधानसभा में बन करके आई उसको हमने समझने की कोशिश की। उसके बाद चतुर्थ जो निर्वाचित विधानसभा सरकार हुई उसको समझने की कोशिश, उसमें कौन मुख्यमंत्री बना, कौन राज्य मंत्री बना, कौन सारी चीज़ें हुई। समितियों के बारे में हमने डिस्कस करा कि कौन कौन से मुख्य महत्वपूर्ण समितियाँ होती हैं, उनको आप देख लीजिए। नेता दल विरोधी जो होता है उसके बारे में बात की, वो कैसे चुना जाता है, किस आधार पर चीज़ें होती हैं। सचिवालय के बारे में भी हमने बात कर ली कि सचिवालय किस आधार पर कार्य करता है। और संसद में प्रतिनिधित्व कितना होगा, 5 लोकसभा की सीटें होंगी, 4 राज्यसभा की सीटें होंगी, इसको हमने डिस्कस कर लिया। साथियों, अगली वीडियो में हम न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे, जिसका डिस्कशन आपके साथ निशा जी करेंगी। इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों को। जितनी ज़्यादा आप वीडियो शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेट होकर के जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक दिन का गैप हो चुका था, इसके लिए हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।